नमस्कार छात्रों, आज हम आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के अंतिम भाग संख्या 5 के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आर्थिक विकास में स्थायी विकास कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या पर्यावरण के लिए महत्व है और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस तरीके के कदम उठाए हैं, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का अंतिम भाग। तो देखिए यहाँ दिया गया है स्थायी विकास, जिसको हम संपोषित विकास भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि आखिर स्थायी विकास किसको कहते हैं। तो देखो यहाँ दिया गया है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना क्या कहलाता है? आपका स्थायी विकास कहलाता है, जिसमें क्या होता है, पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो स्थायी विकास क्या है? आपका स्थायी विकास वह विकास है जिसमें हम आज की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उपलब्ध रहें, वो संसाधन उनके लिए समाप्त ना हो जाएं। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, विकास करते हैं, वो विकास आपका क्या कहलाता है? स्थायी विकास कहलाता है। स्थायी विकास यह शब्द आपका कैसे विकसित हुआ? तो इसका महत्वपूर्ण आज के आधुनिक दौर में अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हमने क्या किया है, औद्योगिक विकास किया है, आधुनिकता को हमने प्राप्त किया है, उसके लिए हमने प्रकृति का क्या है, बहुत ही अधिक हनन किया है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रकृति में जो उपलब्ध संसाधन है उनको हमने बहुत अधिक मात्रा में क्या किया है, उनका उपयोग किया है इस विकास को प्राप्त करने के लिए। और अगर हम इसी तेज़ी से हमने क्या किया, अगर इन संसाधनों का उपयोग करते रहे तो आने वाले जो हमारी भावी पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए क्या होगा, वो संसाधन उपलब्ध ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो क्या हैं, आपके सीमित मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध हैं। और अगर हम इसी तेज़ी से इनका उपयोग करते रहेंगे तो ये हमारे समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आज स्थायी विकास बहुत ही ज़्यादा इस आधुनिकता के दौर में महत्वपूर्ण है और इसी विकास के लिए हमें क्या है, सबको एक दूसरे को प्रेरित करना है और इसकी तरफ आर्थिक विकास को लेके जाना है। देखो यहाँ दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यूह रचना अपनानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, उनको भावी पीढ़ी के लिए क्या है, संरक्षित करके रखना है, तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, पुनः उपयोग में लिए जा सकें ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें, कृषि लायक ज़मीन है तो उसका हम बार बार क्या है, उसका उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसके अलावा वन है, जल संपत्ति है, इनका पानी का ही उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं अलग अलग। आपने नहाया, उसी पानी से आप कपड़े धुल सकते हैं, ठीक है। उस पानी का उपयोग आप पौधों में डालने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है, जल का उपयोग जो है आप क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो उपलब्ध संसाधन हमारे पास होगा वो हमारा अच्छा बना रहेगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी और वो भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित भी रहेगा। फिर इसी पॉइंट में देखो दिया गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके उनका उपयोग समझदारी पूर्ण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, क्या है आपका, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज है, ये सब क्या हैं, ये वो संसाधन हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, एक बार इनका उपयोग करते हैं। आपने स्कूटी या बाइक में आपने पेट्रोल डाला, वो वापस तो नहीं रहेगा, खर्च हो जाएगा जैसे जैसे गाड़ी चलेगी। तो इनका उपयोग क्या है, हम एक बार करते हैं और फिर क्या है आपका, ये ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या है, इनका बहुत सावधानी पूर्वक क्या है, इनका उपयोग करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में, जिससे कि ये बर्बाद ना हो, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ देखो दिया गया है, परिवहन खर्च कम हो इस प्रकार उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में, उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े, ऐसे प्रयास करना। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या है, उद्योग जब हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें उस उद्योग को ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जहाँ
क्या हो आपका, जहाँ से बाजार की दूरी कम हो, यानी कोई भी वस्तु उत्पादित करे और वो आसानी से बाजार पहुँच जाए कम समय में, तो बाजार पास होना चाहिए। दूसरा, किसी वस्तु का अगर आप उत्पादन करेंगे तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता है, तो हमें उद्योग ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जहाँ पर आपका आसानी से और पास में, कम परिवहन खर्च किए हुए, खर्चा कम हो परिवहन पर, पास में ही क्या है, अगर आपका कच्चा माल भी मिल रहा है तो वहाँ से आसानी से कच्चा माल भी आपका आ जाए। तो हमें क्या है, उद्योगों का स्थान निश्चित करना है। और देखो दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तो वाहन और दूसरा उद्योग के अंदर जितनी भी मशीनरी है या उद्योगों से जो भी पानी आपका नदियों में छोड़ा जाता है, वो सब क्या है, हमें इस तरीके से आपके बनाने हैं, चाहे वो वाहन हो चाहे वो उद्योग हो, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए, आपके पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी पर्यावरण को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए उद्योगों से और वाहनों से। अगर हो भी रहा है तो वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा हो। तो इस प्रकार से हमें क्या है, आपके प्रयास करने चाहिए कि उद्योगों का एक तो स्थान निश्चित हो और दूसरा वाहन और उद्योग दोनों ही पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी से आपके क्या हो, भरपूर हो। चलिए तीसरा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, जिन साधनों को एक से अधिक बार उपयोग में लिया जा सके उनका अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, तो अगर हम किसी भी वस्तु का, पानी का अभी उदाहरण मैंने दिया था आपको, तो पानी का अगर आप एक से अधिक बार अलग अलग कामों में अगर उपयोग में ले सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उस पानी का बार बार उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हम अतिरिक्त पानी जो हम लेते किसी दूसरे कार्य के लिए, वो पानी हमारा बच जाएगा और आने वाले भविष्य में वो पानी हमारे लिए काम आएगा। या पानी ही नहीं, कोई भी वस्तु जो क्या है आपका, अगर आपको कार्य करने में एक से अधिक बार उपयोग में आती है तो आप क्या है, उस वस्तु का बार बार क्या करिए, उपयोग करिए। इससे हमारे संसाधन क्या है, संरक्षित होते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग ना हो, औद्योगिक कचरे का बेन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी वस्तुएं रोकने आदि पर नियंत्रण का कार्य करना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें रोकनी है, ठीक है, किसको हमें कंट्रोल में करना है। तो पहली चीज़ दी गई है, सबसे पहले तो क्या है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग कोई न कर पाए। जैसे कि आपका यहाँ पर जो दिया गया है कि कोई भी चीज़ है, चाहे आप कच्चा माल कहीं से ले रहे हैं, ठीक है, आप खनन प्रक्रिया कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं ज़मीन से, तो आपको इस तरीके से उसका उपयोग नहीं करना है अत्यधिक मात्रा में। या फिर नदियों में बहता हुआ साफ जल है, पीने योग्य पानी है, आप उसमें क्या करते हैं, उद्योगों से निकलने वाला कचरा जो है वो सीधा उसमें आप क्या करते हैं, बहा देते हैं। तो उद्योगों पर जो उसमें क्या है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उस पर क्या है, नियंत्रण करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, ठीक है। और जो भी जहरी रसायन है, बहुत सारे केमिकल आपके क्या हैं, सीधे के सीधे नदियों में फेंक दिए जाते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है कि नदी में रहने वाले यानी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे जहरीले रसायन से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, और वो क्या है, पानी को दूषित करते हैं। तो हमें क्या है, इन सारी चीज़ों पर रोक लगानी है, नियंत्रण करना है इन सारी चीज़ों को कि आप क्या है, अगर आपको फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी जो है उसको अगर नदी में बहाना है तो आपको क्या है, पहले आप उसको फिल्टर कर लीजिए, ठीक है। कोई भी जहरीले रसायन आप सीधे के सीधे आप उसमें प्रवाह ना करें, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बढ़ती जो गंदी बस्तियां आपके स्लम एरियाज़ जो हैं, बड़े बड़े शहरों के आसपास आप देखते हैं गंदी बस्तियां आपकी, जो आपकी झुग्गी झोपड़ी आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित हो रही हैं। वहाँ पर ना तो प्रॉपर सड़कें होती हैं, ना बिजली की व्यवस्था होती है, पानी नाली का निकल के घर के सामने पड़ा रहता है, तो गंदगी फैलती है उससे क्या है, बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो इस तरीके की जो बढ़ती हुई गंदी बस्तियाँ हैं उनको भी हमें क्या है, बढ़ने से रोकना है। सरकार ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है, उनके लिए सरकारी आवास बनवा सकती है, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। नेक्स्ट का लास्ट पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना चाहिए। आपको मालूम है, कोई भी वस्तु अगर उत्पादित की जा रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित हो या आपके द्वितीय क्षेत्र विभिन्न छोटे और बड़े उद्योग हो गए, सेवा क्षेत्र हो गया, हर जगह क्या है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमें
किन ऊर्जा के स्रोतों पर अधिक बल देना है, तो वो देना है हमें किस पे, गैर परंपरागत, जिसमें उदाहरण स्वरूप देखो यहाँ पर पवन ऊर्जा दी गई है। हवा चलेगी, बार बार क्या है आपका विंड मिल जो पवन चक्की रहती है उससे क्या है आपका ऊर्जा बनाई जा सकती है, ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी सबको मालूम है, सौर ऊर्जा जिसको कहा जाता है, सूर्य की किरणों से हम क्या है, सूर्य की किरणों को हम ऊर्जा में क्या है बदल देते हैं। तो ऐसी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है, और किनको हमें कम उपयोग करना है या सीमित मात्रा में उपयोग करना है, वो हैं आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत। उदाहरण स्वरूप जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये क्या है हमारे पास इनके सीमित भंडार उपलब्ध हैं, तो इनको हमें क्या है कम से कम उपयोग करना है। और अधिकतर हम क्या है हर एक क्षेत्र में हमें ऊर्जा स्वरूप अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर अधिक बल देना चाहिए। चलिए देखते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय। पर्यावरण पर जिस तरीके से आजकल खतरा बना हुआ है, जिसके कारण हम स्थायी विकास पर भी जोर दे रहे हैं, तो ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा विश्व और भारत देश कौन कौन से प्रयास कर रहा है उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ दिया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन जो कि एक देश है के स्टॉकहोम शहर में, ये शहर का नाम है आपका, 1972 में क्या है पहली बार आपका क्या किया गया था, पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन किया गया था। एक मीटिंग रखी गई थी और उसको टाइटल दिया गया था आपका, क्या दिया गया था, पृथ्वी परिषद। इसके नाम से क्या है आपकी बैठक हुई और उस पर क्या है आपका विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार हम पर्यावरण पर क्या क्या गलत प्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इसके बाद समय समय पर क्या है आपका विश्व में पर्यावरण संबंधी अलग अलग सम्मेलन शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मीटिंगें होती रहती हैं जिसमें अलग अलग पर्यावरणविद आपके वैज्ञानिक सलाह देते रहते हैं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें। इसी को अब देखते हैं कि भारत में भी क्या है आपका राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके से प्रयास किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने अलग अलग उपाय अपनाए हैं। उनमें से देखो क्या क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है कि देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। जितने भी आपके महानगर हैं या अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं वहाँ पर क्या है आपका प्रदूषण की जानकारी क्या है आपका पब्लिक प्लेसेस पर दी जाती है। अलग अलग LED लगी रहती हैं, वहाँ पर आपका प्रदूषण का जो लेवल है वो दर्शाया जाता है कि कितना प्रदूषित है ये शहर अभी इस समय। तो इससे क्या है लोगों को आसानी होती है अपने आप को बचाव करने में। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र और राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। यहाँ पर सरकार ने पूरे देश के लिए भी एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो देश में प्रदूषित क्षेत्रों पर क्या करे, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण जो कदम है वो उठाए। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी इस तरीके के बोर्ड की स्थापना की गई है जो क्या करेगा राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण को क्या करेगा कम करने के लिए प्रयास करेगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखो दिया गया है विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। लोगों को पर्यावरण के लिए उसको संरक्षित करने के लिए जागृत करने के लिए क्या है विश्व में अगर हम देखें तो क्या है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। इससे लोगों में जागृति आती है, पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो उन्हें याद दिलाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास किया। यहाँ पर भारत सरकार के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 1981 में क्या है आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास की थी जिसके तहत क्या है आपका अगर कोई वायु प्रदूषण करता है तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए या कैसे उसको नियंत्रण में लाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका 1981 में एक धारा बना दी गई। उसके तहत इस पर कदम उठाए जाते हैं, उचित कदम। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं ओजोन स्तर में छिद्र। आप लोगों को पता है कि जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है अधिक प्रदूषण होने के कारण हमारी जो ओजोन की परत है वो पतली होती चली गई है जिसके कारण क्या है परावैंगनी किरणें जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो आपकी क्या है वहाँ पर आपका इफ़ेक्ट डाल रही हैं। और इसका पता हमें लगा है वहाँ के ओशियन में पाए जाने वाली जो फिशेज़ हैं जो मछलियाँ हैं
उनकी स्किन पर अलग अलग तरीके की बीमारियां देखी गई हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर ओजोन परत जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है आपकी पतली हो गई है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। परमाणु कचरे का निकाल देखो दिया गया है यहाँ पर, और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौते हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके एटॉमिक सेंटर्स हैं वहाँ पर क्या है आपका जो एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है, परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, जिसमें आपका यूरेनियम, थोरियम ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनसे क्या है आपका बिजली बनाते हैं। तो इनसे निकलने वाला जो कचरा होता है उसका प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए? डिस्पोज करना चाहिए उसको प्रॉपरली। हमें सीधा उसको क्या है बाहर नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जो कि क्या है आपके किसी के भी संपर्क में आई है तो उसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इसीलिए क्या है उसका प्रॉपर परमाणु कचरा जो होता है उसको प्रॉपरली क्या है आपका ट्रीटमेंट के बाद ही उसको क्या है डिस्पोज करना चाहिए। देखो दिया गया है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या है कि अगर आप पृथ्वी पर देखेंगे इस पर्यावरण में तो अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, मानव जीवन है। तो क्या है सबका अपना एक क्या है पूरा संतुलन है। अगर मनुष्य जिस तरीके से पर्यावरण में चाहे वो जीव जंतुओं को मारना हो, चाहे आपका पेड़ पौधों को काटना हो, जो ये बैलेंस क्या है, जो ये संतुलन बना हुआ है उसको क्या है आधुनिक विकास करने के लिए वो क्या है आपका ख़त्म करता चला जा रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है? जैविक विविधता को बनाए रखना है, इस संतुलन को बनाए रखना है। हमें इस तरीके के लोग जो क्या कर रहे हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन पर लगाम लगानी पड़ेगी, सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारा पर्यावरण को हम क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार भी कदम उठा रही है और पूरा विश्व भी इसके लिए क्या कर रहा है आपका प्रयास कर रहा है।